नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पे आधारित है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इस आकृति में जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसके स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें इन सभी आकृतियों में जो संख्याएं हैं उनका आपस में जो संबंध है, जिस लॉजिक को वो फॉलो कर रही है, वो लॉजिक हमको ढूंढना है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। अब इस वाले त्रिभुज को अगर हम गौर से देखें तो इसमें तीन संख्याएं दी हुई हैं। एक है 225, एक है 8 और एक है 7। तो अगर हम इन संख्याओं को देखें तो हम पाते हैं कि जो 225 संख्या है ये बाकी की दो संख्याओं की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है 3, 4 और इधर दिया हुआ है 49। ये संख्या भी इन दोनों संख्याओं की तुलना में 3 और 4 से काफ़ी बड़ी है। और तीसरे त्रिभुज में यहाँ पे दिया हुआ है 6, यहाँ क्वेश्चन मार्क और ऊपर वाली संख्या भी बड़ी प्रतीत होती है। तो जब भी कोई संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी या काफ़ी ज़्यादा छोटी हो तो हमें मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक लगानी चाहिए। अब हम देखें तो हम कोशिश करते हैं कि 7 और 8 से 225 कैसे आया जा सकता है। अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें तो 8 ही 7 56 आता है। 56 को अगर 4 बार भी कर दें तो 224 ही होता है। 4 बार गुणा कर दें, उसका 4 गुणा भी कर दें। और इसी प्रकार 4 तिया 12 और उसमें 4 का गुणा कर दें तो 48 आता है। तो इस प्रकार से तो हमें 225 या 49 सीधे नहीं मिल रहा है। हम इसमें ये कर सकते हैं, अगर हम 7 और 8 को जोड़ दें तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? हमें प्राप्त होता है 15। और 15 का अगर हम वर्ग करें तो 15 का वर्ग होता है 225। तो इस प्रकार इस ये वाले लॉजिक से ऊपर वाली संख्या इस त्रिभुज में मिल रही। दूसरे वाले त्रिभुज में देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 3 और 4। 3 और 4 को अगर जोड़ दें तो हमें मिलता है 7 और 7 का अगर वर्ग करें तो हमें मिलता है 49। तो ये संख्या ज्ञात हो सकती है। तो 6 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि 11 हो जाए, क्योंकि 11 का वर्ग क्या होता है? 121 होता है। 121 का अगर वर्गमूल निकालें तो 11 आता है। तो फिर यहाँ पे कौन सी संख्या ऐसी आनी चाहिए जिसमें हम 6 को जोड़ें तो 11 आ जाए। तो कौन सी संख्या होती है ऐसी? 5। तो 6 और 5 को अगर जोड़ दें तो कितना होता है? 11 और 11 का वर्ग होता है 121। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भी हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं, जैसे पहले वाले समूह में जो वर्ग के आसपास संख्याएं, स्क्वायर के आसपास संख्याएं दी हुई हैं, वो वर्ग के अंदर दी हुई संख्या से छोटी है। यहाँ पे दिया हुआ है 2, यहाँ दिया है 4, 3, 1 और अंदर 14 दिया हुआ है। इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है 6, 8, 7 और 6 और अंदर दिया हुआ है 86, 86। तो ये वर्ग के अंदर वाली संख्याएं बाहर वाली संख्याओं से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। तो इस यहाँ पे भी हमें हमारी मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक से आंसर मिलने की संभावना ज़्यादा है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो चार संख्याएं 1, 2, 4 और 3, इनसे अगर हमें 14 ज्ञात करना है तो हम किस प्रकार से ला सकते हैं? तो हम अगर इनका गुणा कर दें, 2 और 4 का गुणा किया तो 8, 8 और 3 का गुणा किया तो 24 और उसमें 24 में 1 का गुणा किया तो 24 ही होता है, लेकिन यहाँ अंदर दिया हुआ है 14। अगर हम ऐसा करें कि इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दें, 3 और 4 का गुणा कर दें तो हमें मिलता है 4 और 3 का गुणा करने पे मिलता है 12। 3 और 4 का गुणा करने पे मिला 12। और इन दोनों संख्याओं को अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये दोनों संख्याएं कौन सी? 2 और 1, 3। 2 और 1, 3। तो फिर इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दें तो 2 और 1 का गुणा करने पे प्राप्त होता है 2। तो हमें क्या उत्तर मिलता है? 14, जो कि अंदर दी हुई संख्या है। मतलब इस कॉर्नर पे दी हुई दोनों संख्याओं का गुणा किया और इस कॉर्नर पे दी हुई दोनों संख्याओं का गुणा किया और उन दोनों को जोड़ दिया।
देखते हैं ये यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है क्या। तो 7 और 8 का गुणा करने पे क्या प्राप्त होता है, 7 और 8 का गुणा करने पे हमको प्राप्त होता है 56। और इसी प्रकार 5 और 6 का गुणा करने पे क्या प्राप्त होता है, 5 और 6 का करने पे प्राप्त होता है हमें 30। दोनों को जोड़ने पे मिलता है 86। तो यहाँ पे भी यही लॉजिक हो रहा है कि ये दोनों इस कॉर्नर पे या इस दोनों साइड पे दी हुई संख्याओं का गुणा किया और इन दोनों साइड पे दी हुई संख्याओं का गुणा किया तो हमें 86 मिलता है। इसीलिए अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगी हमारे पास 11 और 12 का गुणा करते हैं हम, 11 गुणित 12 और 9 और 10 का गुणा करते हैं। तो 11 और 12 का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, 12 एकम 12 हासिल क्या है 2, 12 एकम 12 और 2 ये हो जाते हैं 13, 132। और ये हो जाते हैं 9 और 10 का गुणा करने पे 90, दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलता है 222, 222। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 222 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या होगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें मैथमेटिकल एबिलिटी वाला प्रश्न दिया गया है, जिसमें हमें कहा गया है कि एक टंकी को ए पाइप द्वारा 2 घंटे में और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। पाइप ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। सुबह 10 बजे पाइप ए खोला गया और यदि पाइप बी सुबह 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, यह हमें ज्ञात करना है। हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि ए नंबर का जो पाइप है वो टंकी को 2 घंटे में भर देता है, बी नंबर का पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले तो टंकी की कैपेसिटी ज्ञात करनी होगी। कुल टंकी में कितना पानी आ सकता है या कुल कार्य कितना है, ये दोनों मिलके जो करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 6 ही होगा। तो ए का प्रति आवर की, क्योंकि यहाँ पे घंटों में बात हो रही, तो प्रति आवर की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 3, और 6 की कैपेसिटी कितनी, बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 1। मतलब कि एक ए 3 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से टंकी को भरेगा और बी एक यूनिट पर आवर के हिसाब से टंकी को भरेगा। अगर तो अगर ये दोनों पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो इन 1 घंटे में कितना कार्य कर देंगे, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, कंबाइंड कार्य क्षमता ए प्लस बी अगर साथ में करते हैं तो ए 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है और बी 1 घंटे में 1 यूनिट भरते हैं। तो 1 घंटे में दोनों कितना भर देंगे, 4 यूनिट। अब हमसे आगे प्रश्न में क्या कहा गया है कि सुबह 10 बजे पाइप ए खोला गया, उसके बाद यदि पाइप बी को 11 बजे खोला जाए तो टंकी किस समय में भर जाएगी। अब 10 बजे पाइप ए खोला गया और उसके बाद 11 बजे पाइप बी खोला गया, मतलब पाइप ए अकेला कितनी देर चल दिया, 10 बजे से लेके 11 बजे तक कौन सा पाइप चलता रहा, पाइप ए चलता रहा। तो पाइप ए ने 1 घंटे में टंकी को भर दिया, 1 घंटे में कुछ हिस्सा टंकी का पाइप ए ने भर दिया। और ए की 1 घंटे की कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट की है। अब टंकी के में कितना शेष है भरने के लिए पानी, तो टंकी का कुल कैपेसिटी है, कुल आयतन है 6 यूनिट। 6 यूनिट में से 3 यूनिट पहले 1 घंटे में ए द्वारा भरे जा चुके हैं। तो अब कितना शेष रहा, अब शेष रहा 3 यूनिट। शेष भाग कितना है अभी हमारे पास, 3 यूनिट। अब 11 बजे क्या हुआ है, 11 बजे पाइप ए को भी खोल दिया गया,
पाइप बी को भी खोल दिया गया, तो अब ए और बी साथ में मिलके कार्य कर रहे हैं, ए प्लस बी साथ में मिलके कार्य कर रहे हैं, ए प्लस बी साथ में मिलके कार्य करते हैं, तो 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं, कितनी टंकी भरते हैं, 4 यूनिट से भर देते हैं। लेकिन शेष कितनी है, शेष है 3 यूनिट। तो ए और बी अगर दोनों मिलके साथ में करेंगे तो ये कितने टाइम में कर देंगे, ए और बी 3 यूनिट को भरने में कितना समय लगाएंगे, 3/4, 3/4 मिनट लगाएंगे, 3/4 घंटे लगाएंगे। 3/4 घंटे मतलब कितना होता है, 45 मिनट। तो 1 घंटा तो ए को लगा था शुरू में, एक घंटे तक जब ए अकेला चला था, बाद में जब दोनों साथ में चले तो 45 मिनट का समय और लगेगा। 10 बजे कार्य शुरू हुआ था, 10 बजे शुरू हुआ था, तो उसके बाद टंकी किस टाइम पे भर जाएगी, उसके बाद 1 घंटे और 45 मिनट में वो भर जाएगी। तो 10 बजने के बाद 1 घंटे 45 मिनट रहेगा, तो सुबह ये क्या टाइम होता है, 11:45। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि यदि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं और एक और पाइप सी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है, पहले ए और बी खोले जाते हैं और 7 मिनट के बाद सी भी खुल जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। हमसे कहा गया है कि ए पाइप कितने मिनट में टंकी को भर देता है, 36 मिनट में। बी पाइप कितने मिनट में टंकी को भर देता है, वो 45 मिनट में भर देता है। और सी पाइप कितने मिनट में टंकी को खाली कर देता है, वो कर देता ये खाली कर देता है, तो हम इसको माइनस में लिख लेते हैं। कितने में कर देता है, 30 मिनट में कर देता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें ऐसा सवाल दिया जाता है तो हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, ताकि हमको टंकी का वॉल्यूम पता चले, टंकी की कैपेसिटी या आयतन पता चले। तो 36, 45 और 30 इनका एलसीएम क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होता है 180। तो पाइप ए की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 180/5 मतलब 180/36। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 5 यूनिट्स पर मिनट। बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट पर मिनट। और सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, सी की कैपेसिटी हो जाएगी 6 यूनिट पर मिनट, 6 यूनिट पर मिनट। ये इनकी कैपेसिटी हो गई। अब क्या कहा गया है हमसे, यदि पहले ए और बी खोले जाते हैं, अब अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या, या फिर हम ऐसा देखते हैं कि ए और बी तो भरने का काम कर रहे हैं और सी उसको खाली करने का काम कर रहे हैं, तो ए और बी को अगर साथ में खोला जाए तो कितने यूनिट भर देंगे, ये ए भरता है 5 यूनिट और बी भरता है 4 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा, 5×4 मतलब 9 यूनिट प्रति मिनट के हिसाब से ए और बी मिलके टंकी को भर देंगे। अब हमसे क्या कहा है, ए और बी खोले जाते हैं और 7 मिनट बाद सी भी खुल जाता है। तो ये दोनों 1 मिनट में 9 यूनिट भर रहे हैं। अब 7 मिनट तक ये दोनों साथ में चले, 7 मिनट में 1 मिनट में दोनों की कैपेसिटी है 9 यूनिट। तो 9 और 7 का गुणा कर दें तो ये शुरू के 7 मिनट में कितने यूनिट पानी भर देंगे टंकी में, ये भर देंगे 63 यूनिट, 9×7 63। अब कितनी कैपेसिटी उसकी शेष रह गई, अब उसकी कैपेसिटी रह गई शेष 180 माइनस 63। 180 में से 63 घटा देते हैं तो हमको कितना मिलता है, 7, फिर 7 में से 1 गया तो 1 और 1, 117 यूनिट अभी भी टंकी भरना शेष है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि 7 मिनट बाद सी भी खुल जाता है, जो टंकी में से पानी निकालना चालू कर देता है। तो अब हमसे पूछा गया है कि इस स्थिति में जब तीनों एक साथ चलते रहेंगे तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगी। ए बी और सी जब तीनों साथ चलने लग गए हैं अब, तो ए
कितने यूनिट करता है? 5 यूनिट करता है। बी 4 यूनिट प्रति मिनट करता है। और सी उसकी कैपेसिटी है, वो खाली करने की कैपेसिटी है, तो वो माइनस में रहेगा। तो वो कितना रहेगा? 6 यूनिट प्रति मिनट। तो ये कितना होगा? 5 और 4 9, 9 में से 6 गए तो 3। जब तीनों एक साथ चलेंगे तो ये कितने टाइम में कितने एक एक मिनट में कितने यूनिट भरेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। सी वास्तविकता में माइनस कर रहा है, मतलब पानी बाहर निकाल रहा है। तो तीनों जब पाइप एक साथ चलेंगे तो 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरेगा। अब कितने शेष था? शेष के लिए समय कितना लगेगा? शेष था 117 और 1 मिनट में 3 यूनिट जा रहा है। तो ये कितना मिनट बचेगा टाइम? 3 तिया 9, बचे 2 और 3 नम 27, मतलब 39 मिनट में शेष हिस्सा भी भर देंगे ये 117 यूनिट का। 39 मिनट में शेष हिस्सा। और हमसे क्या पूछा गया है? टंकी कितने समय में भर जाएगी? 7 मिनट पहले ही ए और बी मिलके चल चुके हैं। तो 39 और 7 जब हम करेंगे तो हमें उत्तर के रूप में 46 मिनट प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में टंकी 46 मिनट्स में भर जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम की उम्र श्याम से दोगुनी और सुरेश से आधी है। यदि उनकी आयु का योग 70 है तो राम की आयु क्या है? काफ़ी सरल सवाल है। राम की आयु, माना राम की आयु x वर्ष है। माना राम की आयु बराबर x वर्ष है। अब हमसे क्या कहा गया है? तो राम की उम्र श्याम से कितनी है? श्याम की उम्र से 2 गुनी है। तो राम की उम्र अगर x वर्ष है तो श्याम की उम्र इससे आधी हो जाएगी। श्याम की आयु कितनी हो जाएगी? श्याम की आयु हो जाएगी x बटा 2 वर्ष। और फिर क्या कहा है? लेकिन सुरेश से आधी है, सुरेश की उम्र से आधी है राम की आयु। तो सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी? सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी? राम की आयु से 2 गुनी, मतलब 2x वर्ष। 2x वर्ष। अब हमसे क्या कहा है? इन तीनों की आयु का योग कितना है? 70 है। मतलब x प्लस x बटे 2 प्लस 2x बराबर, ये कितना हो जाता है? ये हमें कहा गया है 70। बस अब इस प्रश्न का हमको सही उत्तर निकालना है। तो ये कैसे क्या हो जाएगा? इसका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाता है 2, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस x प्लस ये हो जाएगा 4x बराबर 70। आगे हल करने पे क्या मिलेगा हमको? ये हो जाएगा 7x बराबर 7x, इन तीनों को जोड़ने पे मिलता है 7x और ये 2 उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 140। तो x बराबर हमको कितना मिलेगा? 140 बट्टा 7 मतलब 20। तो हमसे पूछा गया है राम की आयु कितनी है, तो x का मान आता है 20 वर्ष। तो सही प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। यदि पुत्र 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का हो जाता है तो पत्नी की वर्तमान आयु क्या है? ऐसे प्रश्न जब भी हमारे सामने आते हैं तो हमें ये देखना रहता है कि किस ऑब्जेक्ट के संबंध में, किस व्यक्ति के संबंध में सबसे ज़्यादा रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं। तो रेफरेंसेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसके बारे में दिए जा रहे हैं? कि वो अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है और पुत्र 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का हो जाता है, उसके बेटे के बारे में सबसे ज़्यादा बात की जा रही है। तो हम सबसे पहले उसी की उम्र मान लेते हैं। तो माना कि बेटे की उम्र कितनी है? माना बेटे की उम्र x वर्ष है। बेटे की उम्र या आयु बराबर वर्तमान आयु x वर्ष है। ये वर्तमान आयु है।
अब हमसे क्या कहा गया है कि उस आदमी अपने बेटे से, मतलब इसके फादर की उम्र कितनी हो जाएगी, वो अपने बेटे की उम्र से 4 गुना बड़ा है। तो फादर की उम्र कितनी हो जाएगी, फादर्स एज कितनी हो जाएगी, फादर एज हो जाएगी इसका 4 गुना, मतलब 4x वर्ष। और फिर आगे क्या कहा गया है हमें, पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, जो उसके फादर की एज है उससे 3 कम। मदर्स की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज हो जाएगी 4x-3 वर्ष, 4x-3 वर्ष। बस। अब अभी हमें आगे क्या कहा गया है कि यदि पुत्र 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का हो जाता है, 3 वर्ष के बाद पुत्र कितने का हो जाएगा, 15 वर्ष का हो जाएगा, तो वर्तमान आयु कितनी है पुत्र की, x वर्ष है। उसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो 3 वर्ष के बाद उसकी वास्तविक आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी। तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 15 - 3, मतलब 12 वर्ष। तो वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, जिसका मान आया था 12 वर्ष, 12 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी 12 में 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 48 वर्ष। और पत्नी की आयु कितनी है, 4x - 3, या पिता की वर्तमान आयु से 3 कम, तो कितना हो जाएगा ये, 4 × 12 - 3, मतलब 45 वर्ष। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति आवर में क्या है। इस प्रकार के प्रश्न जब भी हमें आते हैं तो हमें दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी होती है। मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म या पुल है जिसकी लंबाई कितनी है, 300 मीटर है, और ये ट्रेन है जो राइट हैंड साइड की दिशा में, इस दिशा में बढ़ रही है, इसका इंजन इस तरफ है। तो ये ब्रिज हो गया और ये हो गई ट्रेन। तो हमसे क्या कहा गया है, ट्रेन अब इस पुल को ट्रेन पार कर रही है 70 सेकंड में, तो हम ट्रेन को पुल पार कर लेगी। ये स्थिति कब आएगी, जब इस ट्रेन का अंतिम डिब्बा जो है, अंतिम सिरा जो है, वो इस ब्रिज के अंतिम सिरे को पार कर लेगा। इस स्थिति में ट्रेन आ जाएगी। इस स्थिति में ये उसका इंजन हो जाएगा और ये उसका अंतिम सिरा हो जाएगा। जब ये कहा जाएगा कि ट्रेन ने ब्रिज को पूरी तरीके से पार कर लिया, इतनी दूरी उसने तय कर ली, तो ये दूरी कितनी है, ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। ट्रेन कितनी लंबी है, 400 मीटर लंबी है। हमसे क्या कहा गया है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन पुल को 70 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की गति क्या ज्ञात करनी है, गति की का क्या फॉर्मूला होता है, गति बराबर दूरी बटे समय। तो उसने दूरी कितनी तय करी है, दूरी तय करी है 300 मीटर धन 400 मीटर, मतलब 700 मीटर उसने दूरी तय करी है। कितने समय में तय करी, 70 सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में है ये, इसको आगे हल करते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये 10 बार कट जाएगा तो ये 10 मीटर्स पर सेकंड उसकी दूरी हो गई, उसकी गति हो गई। अब हमसे पूछा गया है किलोमीटर प्रति आवर कितनी है, तो इसको किलोमीटर प्रति आवर में परिवर्तित करने के लिए 18/5 का गुणा कर देंगे। तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति आवर ट्रेन की गति हो गई। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, एवरेज से संबंधित ये प्रश्न है, पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट 4.5 है। यदि 282 रनों के लक्ष्य का पीछा करना है तो अगले 30 ओवर के लिए प्रति ओवर रन रेट क्या होना चाहिए। अभी पहले 20 ओवर हो चुके हैं, फर्स्ट 20 ओवर्स, इसमें उसका प्रति ओवर रन रेट क्या है, 4.5 है।
तो पहले 20 ओवर में उन्होंने अगर 4.5 प्रति रन प्रति ओवर के एवरेज से रन बनाए हैं, तो 20 ओवर में कुल रन कितने हो जाएंगे, टोटल रन कितने हो जाएंगे, टोटल रन इन फर्स्ट 20 ओवर्स कितने हो जाएंगे, 20 गुणित 4.5। इसको अगर हम हल करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 90। तो शुरू के 20 ओवर में, फर्स्ट 20 ओवर में उसने कितने रन बनाए हैं, रन बनाए हैं 90 रन, रन इन 20 ओवर्स। अब उनका लक्ष्य कितना है, लक्ष्य है, टारगेट है 282 का। 282 में से वो पहले ही कितने बना चुके हैं, 90 बना चुके हैं। तो अब शेष कितने रन बनाना है उनको जीतने के लिए, अब उनको बनाना है 192 रन शेष हैं उनके। और ओवर कितने हैं, शेष रन के हैं 192, और ओवर कितने हैं, ओवर हैं 30। बस, तो क्या एवरेज आएगा इसका, औसत क्या आएगा प्रति ओवर का, 192 बटे 30 रन प्रति ओवर, रन पर ओवर। बस इसको आगे हल कर लेना है। तो ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 9 बार, और ये 2 बार, ये 6 बार। 15 से इसको काट देते हैं, 15 एकम 15, 15 छंकी 90, फिर बचे 0.6 कट जाएगा 4 बार, तो 6.4 रन पर ओवर की औसत से उन्हें प्रति ओवर रन बनाने होंगे। 6.4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विजय अमित से 8 वर्ष छोटा है। विजय और अमित की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है। तो विजय की वर्तमान आयु क्या है, काफ़ी सरल सवाल है। हमसे कहा गया है विजय अमित से 8 वर्ष छोटा है, तो मान लेते हैं अमित की वर्तमान आयु, अमित की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। अब हमसे क्या कहा गया है, विजय अमित से 8 वर्ष छोटा है, तो विजय की आयु कितनी हो जाएगी, विजय की आयु अमित से 8 साल छोटा है, विजय की आयु हो जाएगी x माइनस 8 वर्ष। और आगे क्या कहा गया है, विजय और अमित की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है, तो विजय प्लस अमित, इनका वर्तमान योग कितना है, 42 वर्ष का है। विजय की आयु कितनी है, विजय की आयु x माइनस 8, और अमित की आयु कितनी है, अमित की आयु है x। अमित की आयु है x बराबर, ये कितना हो जाता है 42। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास आ जाता है x 2x बराबर 42 धन 8, तो 2 ये कितना हो जाएगा 50 बटा 2, तो x का मान हो जाता है 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विजय की आयु, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। x का मान 25 आता है, तो विजय की आयु हो जाएगी, विजय की आयु हो जाएगी 25 माइनस 8 मतलब 17 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 2 नहीं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है यदि MEKLF को 91782 और LLLJK को 88867 के रूप में कोडित किया जाता है, तो IGHED को कैसे कोडित किया जाएगा। हमें क्या कहा गया है,
EKLF, इनको कैसे लिखा गया है? 9 1 7 8 2। तो अब हमसे क्या कहा गया है कि और इसी प्रकार L L L J K, इसको क्या लिखा गया है? 8 8 8 6 7। अब हमें इस संख्या का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को हम ऐसे कोड दे सकते हैं ABCDEF और इसी प्रकार XYZ। तो ए कुल मिला के 26 लेटर्स होते हैं। तो ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, एफ की 6 और इसी प्रकार एक्स की 24, वाई की 25 और जेड की 26 है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एम की प्लेस वैल्यू अंग्रेजी वर्णमाला में होती 13। तो 13 में से अगर हमने -4 किया तो हमें 9 मिला। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। 5 में से अगर हमने -4 किया तो हमको मिला 1। के की प्लेस वैल्यू होती है 11। तो 11 में से अगर हमने 4 माइनस किया तो हमें मिला 7। एल की प्लेस वैल्यू होती है 12। 12 में से अगर हमने 4 माइनस किया तो हमें मिला 8। और एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6। 6 में से अगर हमने 4 माइनस किया तो हमें मिला 2। मतलब क्या हो रहा है? जो भी यहाँ पे लेटर दिए हुए हैं उसकी प्लेस वैल्यू में से 4 माइनस करने पे हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो रही। देखते हैं यहाँ पे भी यही चीज़ फॉलो हो रही है क्या, दूसरे वाले समूह में भी? तो यहाँ एल की प्लेस वैल्यू है 12। 12 में से 4 घटाने पे 8 मिलता है। यहाँ पे भी एल ही दिया हुआ है तो यही लॉजिक दिया हुआ है, 4 माइनस 4। तो 12 माइनस 4। तो इस प्रकार से ये L की जगह 8 आ गया। और J की प्लेस वैल्यू होती है, J की प्लेस वैल्यू होती है 10। 10 में से 4 घटाएं तो मिला 6 और इसकी K की प्लेस वैल्यू होती है 11। तो वहाँ से भी 4 घटाएं तो मतलब हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू में से 4 घटाने पे हमें संख्या के अंक प्राप्त हो रहे हैं। अब हमसे क्या कहा गया है? I G H E D, इसको कैसे कोडित किया जाएगा? इनकी जो प्लेस वैल्यू है उस प्लेस वैल्यू के स्थान पे उस प्लेस वैल्यू में से हमें 4 घटाना होगा। तो आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, फिर एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 और डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। इसमें से अगर हमने 4 घटा दिया तो ये होता है 5। जी में से इसमें से 4 घटाया तो ये होता है 3। इसमें से 4 घटाया तो इसमें हमें प्राप्त होता है 4। यहाँ पे से 4 घटाया तो हमें प्राप्त होता है 1 और यहाँ पे से 4 घटाया तो हमें प्राप्त होता है 0। तो हमारी सही उत्तर क्या हो जाएगा? IGEH के कोड में क्या लिखेंगे हम? 53410। 53410 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो और पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।